Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. Janab, with me here in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. वालेकुम अस्सलाम. Good afternoon. कैसी हैं आप? मुझे ऐसे लग रहा है कि आज we're complimenting black, grey. आज हमारे set पे और virtually भी, I think पूरे set पे दो कलर नजर आएंगे आपको, black and grey. But let's talk about yesterday's match because ये जो कल वरुण ने कर दिखाया है, मैं चाहूंगी उसके ऊपर हम आते साथ बात करें. But of course we would like to introduce our panelists with us in the show. We're being joined by Pakistan's former test captain, cricket commentator, cricket analyst Salman Butt. Assalamu alaikum. Good afternoon. वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया. गुड आफ्टरनून. और स्टूडियोज़ में मैं ज्वाइन किया है अहमद सईद ने और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाकरी भी मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लेंगे. तो सारी सूरत हाल पर बात करेंगे. कल के मैच से ही आगाज़ कर लेते हैं जी. टेबल टॉपर जो है ना, उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो टॉप कौन करता है उस टेबल को, क्योंकि ये देखना बड़ा ज़रूरी था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सेमीफाइनल खेलेगा और अफ्रीका के साथ कौन खेलेगा. तो ये तो क्लियर हो गया कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला सेमीफाइनल दुबई में होने जा रहा है. somehow हमजा को लग रहा था कि नहीं, ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होने वाला है, लेकिन मेरी चाहत थी, मेरे ऐसे बहुत सारे और लोग दोबारा इनकाउंटर देखना चाहते थे बिटवीन टीम भारत एंड ऑस्ट्रेलिया. तो सलमान, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना वरुण के ऊपर. ये जो 5 ओवर कल उन्होंने हासिल किया है, उनकी लाइन लेंथ के ऊपर, ही वाज जस्ट स्पॉट ऑन. Yes, I think he has come back very strongly. 2021 के वर्ल्ड कप में दुबई में आए थे. He went wicketless and he wasn't sure कि क्या हो रहा है. मे बी उस वक्त उतने वेल इक्विप्ड नहीं थे, लेकिन अब जब ये आए हैं, स्पेशली इंग्लैंड सीरीज अगर इनकी देखें और अब सो फार द जर्नी, ये कल पहला मैच था. आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली मेकिंग इनरोड्स. बहुत सारी जो कह लें कि बैटर्स को उनकी वैरायटी समझ नहीं आ रही है एंड ही इज़ वेरी एक्यूरेट विकेट टू विकेट. और आई थिंक इंडिया ने उसे यूज़ भी ऐसे नहीं किया कि हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उन्होंने पिक एंड चूज़ करके उसे इस्तेमाल किया एक मैच में एंड आई थिंक ही बोल्ड सुपर्बली वेल और बड़े क्रूशल विकेट्स उसने उस मोमेंट पे लिए हैं, क्योंकि इंडिया जो है कोई बहुत बड़ा स्कोर डिफेंड नहीं कर रहा था. सो इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी कि हर थोड़ी देर बाद विकेट मिलती रहे एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द स्पिनर्स डिड. अच्छा सलमान भी, ओवरऑल अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के बैटर्स जो है ना, सिवाय केन विलियमसन के जो 81 रन की इनिंग्स के लिए, ओवरऑल स्टार्ट विलियम ने अच्छा दे दिया, 22 रन का वो मिल गया उन्हें, लेकिन साथ टिकने वाला कोई नहीं था. अंडर प्रेशर समझते हैं आप, या फिर इतने ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं इंडियंस दुबई स्टेडियम से कि उन्होंने उस हिसाब से सारी स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि 6, 7, 8 दिन उनके पास वहाँ पर फ्री थे और वो प्रॉपर उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहे. देखिए, पिच तो टेलर मेड है फॉर इंडियन स्पिनर्स. आई थिंक दूसरी टीमों के पास भी स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं. इंडिया सारे मैच वहाँ पर खेल रहा है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. फिर जब 6 दिन का गैप आया तो आप पिच को, अगर बैटिंग अच्छी पिच बनाना चाहते हो तो बड़े आराम से बनती. 6 दिन में बड़ा कुछ हो जाता है पिच के साथ, लेकिन वो पिच को वैसे ही रखा गया जैसे वो स्पिनर्स को ही फेवर दे. सो टिपिकल जो है ना, जो कह लें कि दुबई की पिच जब होती है ना, ओवर यूज हो जाती है और उस पे ऊपर खेलना मुश्किल हो जाता है. ये वाली पिच उस तरह की बनी हुई थी. सो आई गेस कि यहाँ पर जो 4 स्पिनर्स इंडिया ने खिलाए वो ऐसे ही नहीं खिलाए. ऑब्वियसली वो कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये मूव किया है. तो प्रोबेबली न्यूजीलैंड को ये चाहिए था कि वो पहले 10 ओवर्स में जब 2 नए बॉल लगते हैं वहां पे थोड़ा अटैक करते, चाहे उसमें उनकी 2-3 विकेटें गिरती, वहां पे वो 70-80 रन करने जाते, इनको जरा चांस लेते. लेकिन उन्होंने पहले 10 ओवर बड़े आराम से खेले एंड वंस द स्पिनर्स केम इन तो फिर बड़ा मुश्किल था. तो आई थिंक अगर वो इंडिया पे अर्ली ऑन प्रेशर डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता. और सारे फॉर्म में थे. मुझे ये नहीं समझ लगी कि उन्होंने पहले 10 ओवर्स में अटैक क्यों नहीं किया. अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो स्पिनर्स की बात हो रही है, इसमें सबसे पहले चक्रवर्ती की आप कर रहे थे, उसमें दिलचस्प बात यह है कि चक्रवर्ती जो है वो पहले जब अपने कैरियर के आगाज़ में आए तो उस वक्त वो इंटरेस्टेड नहीं थे क्रिकेटर बनने में. वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे और 26 साल की उम्र तक जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्रिकेटर बनना है नहीं बनना. अब वो 33 साल के हो चुके हैं. तो चक्रवर्ती जो है, उन्होंने कल मैच के बाद जो गुफ्तगू भी की है, उन्होंने उसमें कहा है कि मेरी जो वेरिएशंस हैं, जो मैं डिलीवरीज यूज़ करता हूँ ओडीआई क्रिकेट में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं T20 क्रिकेट से. तो ये जो हमारे यहाँ मिस्ट्री बॉलर हम ले आए थे PSL से अबरार अहमद को, और हम जो PSL की बुनियाद पर पिक एंड चूज़ करते हैं, उसमें यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो गेम अवेयरनेस का भी है. चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले हुए हैं, लेकिन उनकी जो गेम अवेयरनेस है वो उनके क्रिकेटिंग कल्चर के अंदर रहते हुए इस तरह से इम्प्रूव हुई है कि उन्होंने अपनी वेरिएशंस का इस्तेमाल कंडीशंस के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक करने से अपने आप को जो है वो उसके लिए तैयार कर लिया है. अच्छा, कल हमने देखा सारा शामी
प्लेइंग 11 में तो थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 ओवर कराए और उनको 15 रन लगे, विकेट कोई नहीं मिला। तो अर्शदीप की बातें हो रही थी, तो सलमान भाई आपको नहीं लगता कि इंडिया को ट्राई कर लेना चाहिए था, या फिर वो टोटली डिपेंडेंट थे स्पिनर्स पर? उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए तो उन्हें पता था कि जिस तरह का विकेट है हमें फास्ट बॉलर की, सीमर्स की ऐसा उस तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कल का सुने पिच रिपोर्ट तो इंडिया के ही पुराने प्लेयर हैं आकाश चोपड़ा, वो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस पे थोड़ी सी जो तो कहीं कहीं घास नजर आती थी पहले, आज वो भी नजर नहीं आ। अच्छा, सो इट वाज परफेक्टली मेड फॉर स्पिनर्स और इंडिया 3 स्पिनर से पहले खेला था, कल इंडिया 4 स्पिनर से खेला। सो इट टेल्स यू कि कितना ज्यादा स्पिन जो है ना वो डोमिनेट इस पिच के ऊपर स्पिन ने करना था और उनका इफेक्ट ज्यादा होना था, और राइटली सो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और को कराने की। और आपने देखा कि न्यूजीलैंड बैटर्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में पिचेस बहुत अच्छी हैं बैटिंग के लिए। यहाँ पर बड़े आराम से आप रन्स करते हैं। दुबई में आपको 50 ओवर खेलें, एक बंदा लंबी बारी ले, फिर जाके एक डिसेंट टोटल पोस्ट होता है और वो भी 270 के इर्द गिर्द होता है। अगर पाकिस्तान में आपके 4-5 बैट्समैनों में से एक सेट हो जाए और बाकी थोड़ा थोड़ा कर दें तो इधर 350 पौने 400 हो जाता है। तो 100 रन्स का एग्रीगेट का फर्क है, और वो स्ट्रगल फिर बैट्समैनों के लिए आसान नहीं होती जब उन्हें फ्रीडम से रन मिल रहे हो, एक जगह वो आ जाएं और वहां पर वो फंस जाएं आके, उन्हें रन्स ना मिल रहे हो तो बैटर्स के लिए फिर सर्वाइवल जो है ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेगुलर ना बाउंड्रीज मिल रही होती हैं ना खुले रन्स मिल रहे होते हैं। सो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड को जो है वो अर्ली ऑन 10 ओवर जो पहले थे नए बॉलों पे वो हमला कर सकते थे। बहरहाल अगर वो फाइनल में पहुंचे और दोबारा दुबई आए तो फिर आई थिंक वो इसको शायद डिफरेंटली अप्रोच करें। कल मैं सुन रही थी, हमने जब सलमान से पूछा था, सलमान ने कहा था कि आज जो की प्लेयर्स होंगे वो इनके स्पिनर्स ही होंगे। और जब मैं मैच देख रही थी तो आई कुड रिलेट, मैंने कहा सलमान वाज सो एक्यूरेट अबाउट इट कि इन लोगों ने आज जनाब मेला लूट लिया। बट लेट्स टॉक अबाउट वरुण चक्रवर्ती। डू यू थिंक, अकॉर्डिंग टू यू, क्या टीम भारत को अपने सेमीफाइनल मैच के लिए वरुण के साथ ही जाना चाहिए या फिर उनको हर्षित राणा के साथ? देखिए, अगर तो पिच ऐसा है जैसा नजर आ रहा है तो वरुण चक्रवर्ती कैन बी अ हैंडफुल। वो तो बैट्समैन पढ़ भी नहीं पाते और बाय द टाइम उन्हें पता लगता है देन बाय द टाइम इट्स टू लेट। तो आई थिंक ही माइट बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस अगर पिच ऐसे ही रहता है, और अगर 6 दिन में नहीं पिच बदला तो 1 दिन में तो पिच नहीं बदलने लगा। क्या कहते हैं अहमद जी? बिल्कुल, मतलब कंडीशंस के मुताबिक ये फैसला करना होता है कि आपको कौन से प्लेयर को खिलाना है, और जब एक कॉम्बिनेशन का काम कर रहा है जो काम कर गया है कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो मेरा ख्याल है कि इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें अलबत्ता मैं अगर आपकी इजाज़त से क्वेश्चन यहाँ व्हाट्सएप से मैं कर लूँ, वो जो मैच से पहले गुफ्तगू की है कल रोहित शर्मा ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम पहले बैटिंग करके ये भी चेक करना चाहते हैं कि हम टारगेट को डिफेंड करने में कितना जो है वो अपने आप को तैयार कर चुके हैं। दूसरी बात इसमें ये व्हाट्सएप की, ये जो इंडिया ने हेड ऑन लिया है और उन्होंने बिल्कुल इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि वो ग्रुप टॉप करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो मैच में ही उतरेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर उन्होंने, जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने मत्था लगा लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो हर महाज के ऊपर जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जबकि माजी में हमने ये देखा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने तब्दीलियाँ कर दी टीम में और ये मैच हार गए थे इंग्लैंड से, और न्यूजीलैंड के साथ इनका जो है वो मैच हुआ था बाद में। तो क्या आप समझते हैं कि इन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि अगर हमने चैंपियन बनना है तो हमें चैंपियन टीम के अगेंस्ट ही तैयार होना है? बिल्कुल, माइंडसेट तो उनका यही बताता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को बड़ा एडवांटेज है दुबई में खेल के, जिस किस्म का पिच है। ऑस्ट्रेलिया के पास तो एक जैम्पा है स्पिनर, उसके बाद मैक्सवेल है जो कि एक रेगुलर फुल टाइम स्पिनर नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के पास तो 4 स्पिनर्स हैं और वो पिच डिफरेंट है। ऑल्दो कि ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है, जो उनकी कह लें कि गेम अवेयरनेस है, या जिस तरह वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, वो बिल्कुल बाकियों से अलहदा नजर आते हैं और बहुत मेंटली स्ट्रांग है। बट इंडिया सारे फाइनल तो उन्हीं के साथ खेलता है, इतनी सीरीज उनके साथ खेलता है, ऑस्ट्रेलिया को घर में भी हराया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें कोई ऐसा हरीफ समझते हैं कि जी जिसको हराना नामुमकिन है। और आई थिंक अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए टू टेक ऑन हुएवर इट इज फ्रॉम द अदर साइड, और दिस कंडीशन माइट बी द बेस्ट पॉसिबल चांस फॉर इंडिया। बहरहाल जी, बेस्ट 4 टीम्स अब हमारे सामने आ गई चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया है। सलमान भाई, आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीमें तगड़ी नजर आ रही हैं? थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बैटिंग बॉलिंग दोनों, और फील्डिंग तो इन चारों की आउट क्लास रही। देखिए, ये तो चारों ही बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। साउथ अफ्रीका भी बहुत शानदार खेली है अभी तक। न्यूजीलैंड बस कल का मैच ही हारी है, वो भी आपको पता है कि कंडीशंस का बड़ा फर्क पड़ा है। अब ऑस्ट्रेलिया जाती है, देखते हैं वो क्या करते हैं।
तो आई कैन नॉट से टू कि इसमें से कोई भी आउटराइट फेवरेट नहीं है इन टीमों में से, ये सारी एक दूसरे को हरा सकती हैं। पर इंडिया को जो इन पे एडवांटेज है बाकी तीनों पे, क्योंकि इंडिया ने सारे मैच एक ही कंडीशन में एक ही ग्राउंड में खेलने हैं और उसके लिए जो सामान है ना उनके पास वो पूरा है। अच्छा, जहाँ हम ये बात कर रहे थे इस विकेट के ऊपर, मैं ये देख रही थी टीम भारत को जब भी ऑलराउंडर्स की ज़रूरत पड़ती है वो अंडर प्रेशर खेलते हैं। कल हमने अक्षर पटेल को भी देखा, पांड्या विद बैट बात करें, विद बॉल बात करें अक्षर पटेल की, आपको ऐसा लगा कि पांड्या जिस तरह से खेलते हैं, कल उन्होंने बड़ा अच्छे से कंडीशन को समझ के अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। ही वाज नॉट वेरी प्ले द वे ही प्लेज, ही अंडरस्टूड कि यहाँ खेलना कैसे है और उसी हिसाब से वो एक्सेलरेट कर रहे थे इनिंग्स को। हैव यू फेल्ट अ डिफरेंस व्हाइल ही वाज बैटिंग? यस, हम बात करते हैं बार बार अडेप्टेबिलिटी की। सो आपने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली खेलना होता है। उन सबको पता था कि यहाँ पे 250 से ऊपर स्कोर हो गया तो बहुत मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए, इसलिए दे डिड नॉट गो आफ्टर स्कोरिंग को 300 सवा 300 कर दे। वो उस तरह खेलते रहे जिस तरह 250 को अप्रोच करते हैं। और 50 ओवर्स अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, अगर एक भी बैट्समैन या दो बैट्समैन डिसेंट बारियां ले लें तो 250 रन हो जाते हैं। तो हमने देखा कि श्रेयस अय्यर जो है वो पहले ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 79। असल में उसने इस इनिंग्स को जो है ना बाइंड किया, बहुत अच्छा खेला वो। उसके बाद जब वो आउट हुआ फिर इंडिया एक दफा प्रॉब्लम में गई कि कहीं ये 200 तक ही ना आउट हो जाए। उसके बाद फिर ये हार्दिक पांड्या ने आके बहुत अच्छी बारी ली। उन्होंने एक ओवर जब उन्हें फिर मिला लूज काइल जेमिसन का, तो उसमें उन्होंने एडवांटेज लिया। वो लेंथ बॉलिंग करते रहे, उसमें उन्हें 3 चौके और 1 छक्का लगा, तो ये रन जो 220 तक नजर आ रहे थे वो 250 पे चले गए। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी प्लेयर खेल रहा है वो सिचुएशन को समझे और उसके मुताबिक फैसला करे कि खेलना कैसे है। अच्छा, एक फैक्टर इसमें ये भी है कि उनके यहाँ जो ऑलराउंडर की डेफिनेशन है ना, वो हमारे यहाँ वाली डेफिनेशन नहीं है। उनके ऑलराउंडर जो है वो मुकम्मल ऑलराउंडर होते हैं, जो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अक्षर पटेल को अगर उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर के अंदर ऊपर लेकर आए हैं तो उसको वो कंसिस्टेंटली चांस भी दे रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। और अक्षर पटेल जो है वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिट्स एंड पेसेस की तरह कभी बैटिंग कर ली कभी बॉलिंग कर ली। वो हमेशा बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। और कल उन्होंने एक बहुत शानदार कैच भी लिया है सचिन रविंद्रा का। हाँ बिल्कुल ठीक है। डिस्कशन हमारी जारी है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमजा, हम डिस्कशन कर रहे थे ऑलराउंडर्स पे। मैं सलमान आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। हम बात करें द ग्रेट इमरान खान साहब की, अजहर महमूद की बात करें, अब्दुल रज़ाक की बात करें, मोहम्मद हफीज़ की बात करें, अशरफ मलिक की बात करें, वी हैड दीज ऑलराउंडर्स, ठीक है, जो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज भी दिया करते थे। दैट इज़ वाई आज तक उनको हम याद रखते हैं। क्या उस ज़माने का जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, स्पेशली हम बात करें ट्रायल्स की बात करें, अंडर 16 की या अंडर 19 की, क्योंकि मैं कुछ बच्चों से मिलती हूँ एंड आई गेट टू हेयर द स्टोरी एंड आई वांट योर इनपुट कि ये सही है कि नहीं, कि जब वो जाते हैं ट्रायल्स के लिए अब तो उन्हें कहा जाता है कि जी नहीं, इधर यू हैव टू बैट और बोल। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो पहले कैसे सिलेक्शंस होती थे ट्रायल्स में, क्योंकि तब हमारे पास ये लेजेंड्स थे, प्रोड्यूस हुए हैं, आज नहीं हो पा रहे, तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम? बिल्कुल ये बात सही है और आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसा होता है। यहाँ पर कोई ट्रायल्स लेते जाते हैं तो पता नहीं किस किस्म के लोगों को इन्होंने कोच बनाया होता है, सिलेक्टर बनाया होता है, और हर बंदे को तो लगा देते हैं। बस पता चल जाए कि किसी ने कोई क्रिकेट खेली हुई है तो उसको लगा देते हैं, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि ये टेम्परामेंटली कैसा है, इसकी डीलिंग कैसी है, इसकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये बच्चों के साथ ये गेम को समझता कितना है। ठीक है, इफ यू हैव प्लेड क्रिकेट इट्स अ डिफरेंट आर्ट, but when you are helping others get to their very best, then you have to be a different person। और आपको उसकी एबिलिटीज के अंदर जो है ना आपने उसकी हेल्प करनी है, उसकी नेचुरल एबिलिटीज को आपने एनहेंस करना है, और जो चीज़ यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतरी करनी चाहिए वहाँ पे इंटरवीन करना है, हर चीज़ पे इंटरवीन नहीं करना। और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है कि ये अपना वक्त बचाने के लिए, अपने लोगों को पूरा करने के लिए, या जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कि जी एक चीज़ बता दें, आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, वह एक चीज़ के ट्रायल होंगे। बल्कि ट्रायल मैचेस में भी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सिर्फ जो बैट्समैन है ना वो अपने नंबरों पे बैटिंग करेंगे, ऑलराउंडर जो है वो नहीं जाएगा, अपने अपने नंबर पे सारा कुछ होगा, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इस तरह की इतनी बातें आपको बच्चों से सुनने को मिलती हैं, मुझे भी बच्चों से सुनने को मिलती हैं
कि यार आपको लगता है कि यार ये कौन लोग हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, और इनको उनको भी छोड़ दें, इनको लगाने वाले कौन लोग, क्योंकि आप तो किसी को भी लगा देते हैं। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजते हैं जहाँ पे टीचर जो है वो उनकी बात ना सुने, जहाँ पे टीचर उन्हें कहे नहीं तुम बस ये काम करो, ये दूसरे की मेरे से बात ना करो या ज्यादा मेरे से सवाल ना करो। तो हमने सारी चीजें तो खुद बिगाड़ी हैं, और फिर हम ही लोग टीवी पे बैठ के जो है ना इन लड़कों को, इन बच्चों को, इनके ऊपर हम सारी बातें डाल देते हैं कि जी ये ऐसा नहीं करते, ये वैसा नहीं करते। आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इसको दोबारा से ना, इसकी कह लें कि इसकी वॉशिंग होनी जरूरी है प्रॉपरली। इसके अंदर बहुत सारी पाथवेज के अंदर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह खा रहे हैं, लेकिन वहां पे किसी का फोकस नहीं है। फोकस है सारे ऊपर लगना चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ काम कराओ हमें, पाकिस्तान टीम के साथ। अच्छा, पैसे दो ढेर सारे। इजाज बाकरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम इजाज, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बाकरी साहब, वेलकम टू द शो। एजाज भाई, अभी सलमान भाई बात कर रहे थे हमारे सिस्टम की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम की। आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया में क्रिकेट को कवर किया है, पूरी दुनिया के सिस्टम्स को आप जानते हैं और प्रॉपर उसको स्टडी किया हुआ कि किस तरह से ये दूसरी टीम्स जो हैं वो हमसे आगे जाती जा रही हैं। क्या चीज़ें हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं अडेप्ट कर पा रहा। इसमें कोई फ़र्क जो आपने फील किया वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में तसलसल की कमी है। भट्ट साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये बात ठीक है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को रन करने के लिए। और दूसरा, हमारे यहाँ पास जो भी हुकूमत आती है, पिछले आप कितने अरसे से आप देख लो कि पाकिस्तान ने कितना कुछ चेंज किया है अपने निज़ाम को, अपने क्रिकेट के सिस्टम को चलाने के लिए। आप हमारे बाबर आजम को ठीक है, एक लंबा अरसा पाकिस्तान ने कप्तानी का चांस दिया, लेकिन उसके बाद फिर हमने एक दफा शाहीन को आजमा लिया, हमने अब रिजवान को आजमा लिया, अब हमने रिजवान को भी T20 से हटाने का फैसला कर लिया है। तो जब हम अपने फैसलों में तसलसल बरकरार नहीं रखेंगे, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब सलमान भट्ट साहब तो उन लोगों में आते हैं जो कि एक क्रिकेट अकेडमी को चला रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर चला रहे हैं। बट हमारे यहाँ वसीम अकरम साहब की क्या कोई अकेडमी है? क्या कोई शुएब अख्तर की एकेडमी है? क्या इंजमाम उल हक साहब कोई एकेडमी चला रहे हैं, या कोई वकार यूनिस साहब कोई एकेडमी चला रहे हैं? कहीं वो किसी स्टेट टीम के साथ कोई वाबस्ता है? तो टीवी पे बैठ के हम सब लोग बातें तो करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ये हो गया, वो हो गया है, लेकिन इस खेल को बुनियादी तौर पर बचाने के लिए तो कोई नहीं आया। अब हमारा अनकरीब वही हाल होगा अगर हमने अच्छे फैसले ना किए या अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटीज ना दी, जो पाकिस्तान में हॉकी का हाल हो चुका है। हम हॉकी के 4 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 3 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं हम हॉकी के अंदर। और आपको याद हो कि पिछले 2 ओलंपिक्स के लिए हमने क्वालिफाई भी नहीं किया और 2 वर्ल्ड कप के लिए भी हमने क्वालिफाई नहीं किया है। खेलना और 8वें नंबर पर आना बहुत दूर की बात है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं टूर्नामेंट में इन होने के लिए। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अच्छा, हमने बात की अंडर 16, अंडर 19 के ऑल राउंडर्स के ट्रायल की। आई रियली वांट सलमान, अगर आप थोड़ी सी इसमें रोशनी डाल दें कि गनी इंस्टीट्यूट के सेवन आपके पास आता है टैलेंट, तो आप लोग उसको नर्चर कैसे करते हैं टू बी एंड टू नरिश हिम टू बिकम एन ऑल राउंडर इफ ही हैज गॉटन बोथ द स्किल्स? देखिए, हम अपने जो प्लेयर्स इस तरह के हैं, हम उनको दोनों स्किल्स पे काम कराते हैं, बल्कि ना सिर्फ उनको कराते हैं। हमारी पॉलिसी है कि हमारे बैट्समैन भी जो हैं, हम उन्हें इनकरेज करते हैं कि आप अपनी बैटिंग के बाद बॉलिंग कीजिए नेट में, क्योंकि अगर आप एक टीम के अंदर प्लेइंग 11 में हैं और अगर आप मल्टी डायमेंशनल हैं, आप कहीं आके 3-4 ओवर निकाल सकते हैं। अगर आप किसी बैट्समैन को ऊपर भेज के प्रमोट करके आप पावर प्ले का एडवांटेज ले सकते हैं, एक कह रहे लो वैल्यू विकेट को कि यार चलो आउट भी हो गया, लेकिन अगर 2-4 छक्के मार दिए तो रन रेट सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ों से उनकी करियर के जो चांसेस हैं अच्छे होने के, वो ब्राइट होते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। जब 2-1 जैसे प्लेयर आ जाते हैं सामने, तो फिर सिलेक्शन इन बुनियादों पे होती है कि यार ये 7-4 ओवर कर लेता है, यार ये 7-30-40 स्कोर का बैट्समैन है, ये ऐसे ही अपनी विकेट नहीं गवाता, यार ये 7 फील्डर बहुत अच्छा है। तो एड ऑन्स जो हैं, ये बहुत इनके मल्टीपल फायदे हैं, टीमों को भी, उन प्लेयर्स को भी और पाकिस्तान क्रिकेट को भी। तो सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए खाली ये ना करें कि जी बॉलिंग है तो बॉलिंग कर ले, बैट्समैन है तो। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के, चले मैं कहता हूँ हाईएस्ट लेवल पे आप ना छिड़े, आप ग्रेड 2 में या अंडर 19s में या डिस्ट्रिक्ट्स में कभी ये इंस्ट्रक्शन गई है कि जो आपके ऑलराउंडर हैं इस नंबर पे बैटिंग करेंगे या दिन में इतने ओवर करेंगे, या आप तो बड़ी टीमों में चले जाएं, आपके पास 5 लेग स्पिनर थे बेहतरीन,
आपकी चैंपियंस कप की टीमें बनती हैं, आपकी हर टीम में एक लेग स्पिनर नहीं जाता, एक टीम में 3-3 चले जाते हैं। किन बुनियादों के ऊपर आप लोग इस तरह करते हैं? क्यों नहीं डिवाइड करते कि 140 की स्पीड वाले अगर 10 बॉलर हैं, हर टीम में 2-2 हों, अगर 5 बॉलर लेग स्पिनर है, हर टीम में 1-1 हो, ताकि वो खेलें और सारे एक दूसरे के खिलाफ खेलें। इसी तरह डेवलपमेंट होती है। ग्रेड 2 को यूज कर लें, आप ऑलराउंडर्स को कराएं, उसमें 2 डाउन बारियां, 3 डाउन, जहां पर मौका मिले उन्हें ऊपर भेजें। आपको याद होगा रजाक भाई को, वसीम भाई 99 वर्ल्ड कप में 1 डाउन भेजते रहे, कितने मैचेस में उन्हें 1 डाउन भेजा, हालांकि तब रजाक भाई को बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे, स्ट्रगल कर, लेकिन वो जब सेट हो जाते थे उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा ही रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने मारा सारों को, उन्होंने ऐसी ऐसी बारियां ली हैं, अनबिलीवेबल मैच जिताए हैं रजाक भाई ने। तो जब तक आप अपॉर्चुनिटी ना दें, अगर उन्हें वो भेजते ही ना, अगर शाहिद अफरीदी को ओपन पे ना भेजा जाता नैरोबी में, वो तो लेग स्पिनर गए थे, तो उन्होंने तेजरीन 100 कर दिया था। तो जब कोई टैलेंट होता है तो आप उसके ऊपर चांस लेते हैं ना। फहीम अशरफ है, इतना करियर हो गया, बताएं कभी इसको ऊपर बैटिंग करते देखा आपने? नहीं, इवन शाहीन को देख लिया, उसको नहीं देखा आपने। बिल्कुल इस तरह जी। शाहीन तो ऑलराउंडर्स में एक कह लें कि वो अपने आप को सेल्फ प्रमोट करते हैं ना, कि वो फ्रेंचाइज के कैप्टन है तो वो खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी बैटिंग की उस जगह पर नहीं पहुंचे कि जहां पर उन्हें प्रमोट किया जाए। ही स्ट्रगल्स विद द फास्टर मैन। सलमान भाई वो बॉलिंग भी उस लेवल की नहीं पहुंचे हैं जहां पर जरूरत होती है या कुछ वो करें। नहीं, पर सलमान पहले क्राइटेरिया क्या था? क्योंकि हमारे पास ये लेजेंड्स हैं ना, द ग्रेट इमरान खान जिनका आपने जिक्र किया, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, तब सिलेक्शन कैसे होती थी? वो क्या है जो तब हो रहा था और अब नहीं हो रहा पाथवेज में? मैंने अभी आपको यही तो डिटेल में बताया है कि पहले अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी। पहले टीम कप्तान जो थे वो डिसीजंस लेते थे, टीमें जो थी ना वो सेल्फ एम्पावर्ड थी। अभी क्या है, इंस्ट्रक्शन आ रही है, इंस्ट्रक्शन वाला बंदा ढूंढो, आपको बंदा कभी नहीं मिलेगा कि कहां से आई है। आज आके वो आपको ना क्रिकेट बोर्ड की तरफ आपका मुंह कर देंगे, चाहे वो एसोसिएशन का कोच हो, चाहे वहां का कोई सिलेक्टर हो, चाहे वहां का कोई हेड हो, वो कहेगा जी वहां से इंस्ट्रक्शन आई है। बाकरी साहब बताते हैं इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रही हैं सलमान भाई, वो ऐड करना चाह रहे हैं, उसको पता है अंदर की बात। नहीं, सलमान भाई बहुत लाइट नोट के अंदर बात कर रहे हैं। सलमान भाई आपको भी मालूम है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी या जो ट्राई नेशन कप के लिए पाकिस्तान ने जो अपनी 15 रुकनी टीम सिलेक्ट की, या जो पाकिस्तान ने अपनी 11 रुकनी टीमें खिलाई हैं, सर जी मैं क्योंकि चैंपियंस ट्राई नेशन सीरीज उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में कराची में था, फिर दुबई, फिर पिंडी में पाकिस्तान बांग्लादेश में टीम के आगे पीछे ट्रेवल करता रहा। सर जी ये वही साइंस है जो हमने लड़ाने की कोशिश की है और हमसे लड़ नहीं रही है। हमारा यही कैलिबर है जो हमने शो किया है। आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान बिल्कुल नहीं बच सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस शिकस्त से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस तबाही से। बड़ा आसान होता है कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुद्दा डाल देना, लेकिन मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड जानता हूं कि 11 तारीख को भी और उससे पहले 7 तारीख को भी 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इनको कहा कि आप, मैं मीडिया पे सुन रहा हूं, मैं एक्स क्रिकेटर से सुन रहा हूं कि हमारी टीम बैलेंस नहीं है, आप टीम को चेंज कर लो। इन्होंने दोनों मीटिंग्स की हैं, इन दोनों साइंसदानों ने, मोहम्मद रिजवान साहब ने और आकिब जावेद साहब ने, इन्होंने तब्दील नहीं की हैं। और ये जो पाकिस्तान टीम को जो खिलाया गया है, जो पाकिस्तानी टीम के अंदर ये एक नया इंजेक्शन हमें लग गया है कि जी मैच को ना लंबा खींच के जाना है। आप पहली इनिंग्स भी खेल रहे हो तो वो लंबा खींचते हैं, टारगेट चेज भी कर रहे हैं, तो वो जो डीप तक लेके जाना है। तो ये चीजें पाकिस्तान को ले बैठी हैं। बदकिस्मती से हमने बाबर आजम के बाद या बाबर आजम से पहले या बाबर आजम की 4 साल कप्तानी के दौरान, क्योंकि साहब ने बाबर को या हटाना था या बाबर ने हटना था, क्योंकि कप्तान तो तब्दील होते ही होते हैं। हमने कोई कप्तान नहीं न तैयार किया। और अब मैं आपको क्रिकेट बोर्ड के अंदर की मुश्किल बताता हूं कि क्रिकेट बोर्ड रिजवान के फैसलों से, रिजवान के टीम को फाइट कराने के अंदाज से भी मायूस है। और आप मुझे बताएं अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आपने इसी तर्ज की क्रिकेट जिस तर्ज की रिजवान ने खिलाई है उसी को आप लेके जाएंगे तो फिर यही होगा। मतलब आप उस्मान खान को लेके जा रहे हो, उस्मान खान को आप खिला नहीं रहे हो। दुबई के अंदर सलमान भाई हम मौजूद थे, मुदस्सिर नजर के मशवरे के ऊपर उस्मान खान को इमाम के साथ ओपनर नहीं। अब पहले इन्होंने कराची के अंदर ये फैसला किया एक दिन पहले कि बाबर आजम नंबर 3 पे जाएगा, क्योंकि बाबर जिद कर रहा था कि भाई मुझे नंबर 3 के ऊपर भेजो, मैं नंबर 3 पे ज्यादा कंफर्टेबल हूं।
उस्मान खान को और फखर को कराची में ओपनर उतारना था, नहीं उतारा गया। फिर हारने के बाद फिर दुबई चले गए। फिर दुबई जाके भी मुदस्सिर नजर ने आके कहा, क्योंकि उनको सावज़रे गुस्सा था, उस्मान खान उनकी टीम छोड़ चुका था, तो उसके बावजूद भी इन्होंने उस्मान खान को नहीं उतारा। फहीम अशरफ को क्यों नहीं आपने मौका दिया? जब तैयब ताहिर ट्राई नेशन के अंदर सिमिलर शॉट के ऊपर आउट हो रहा था, आप बाबर आजम का नंबर शफल कर सकते हैं। आप तैयब ताहिर को ड्रॉप करके कामरान गुलाम को आपने क्यों स्पिन विकेटों का या स्पिन बॉलिंग को वो अच्छा खेलता है। तो अगर इसी तर्ज की रिजवान साहब अगर क्रिकेट आगे चलाते रहे तो मैं आपको अभी से इस इम्कान जाहिर कर रहा हूं कि रिजवान की T20 कप्तानी चली गई है। ये वनडे सीरीज भी शायद इनको ये आखिरी मिल सकती है न्यूजीलैंड वाली, ये याद रखिएगा। नहीं, लेकिन सलमान अभी क्रिकेट बोर्ड को अंदाजा हो गया कि हमारे पास कोई लोग नहीं है जो कि स्टीव स्मिथ की तरह कप्तानी करें या रोहित शर्मा की तरह कप्तानी करें। हम बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से। बाकी भाई मुझे ये बताइएगा रिजवान की चूंकि आप बात कर, एक सेकंड इधर ही रुक जाएं। जी सलमान, बनाते किधर है आप कप्तान? सारा कुछ तो बाहर से कोच कर रहा होता है, सारे जूनियर टीमों में इंस्ट्रक्शंस तो बाहर से जा रही होती हैं। वो चैन ही नहीं लेते, वो डिपेंड नहीं करते कि बच्चे को एम्पावर किया जाए। मुझे बता देना कहाँ पे आप कप्तानी करने देते हैं किसी को? कैसे बनेगा कोई कप्तान? सही कह रहे हैं। ये लीडर्स तो वैसे ही बॉर्न होते हैं, लेकिन अगर आपने उसके इंस्टिंक्ट को ही मार देना, आपने उसको कोई करने ही नहीं देनी, कोई फैसले देने ही नहीं देने, ठीक है? आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लें कितने कप्तान हैं जो खुद से फैसले करते हैं। कप्तान बनाए ही आपके रीजन्स में ज्यादातर जगहों पे, हर जगह नहीं, ज्यादातर जगहों पे उनको जाता है कि जो चुप करके कि जो तुसी टीम लिखती है जनाब ठीक है, जो तुसी कहोगे वही होएगा। तो इन चीजों से निकलें अगर आपने बड़े होना है। और जहां तक टीम का क्वेश्चन है, किसी ने पहले दिन से ये एग्री नहीं किया था कि ये टीम सही बनी है। इसकी फॉर्मेशन ही गलत थी। हर बंदा अपनी जगह से हटके, हर बंदा नए मोर्चे पे लड़ा था, हर बंदा अपनी स्पेशलाइज जगह को छोड़ चुका था। और इतने बड़े इवेंट में आप जा रहे हैं, आप 4 बंदे लेकर आए हैं 2 साल से जिन्होंने इंटरनेशनल वनडे खेला ही नहीं हुआ, ठीक है? आप रेगुलर ओपनर नहीं लेके जा रहे, आप रेगुलर स्पिनर नहीं दूसरा लेके जा रहे अपनी कंडीशन में। तो आपने एक गलती थोड़ी की है, कई गलतियां की हैं। ठीक है जी, थैंक यू बाकरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन ये एक थॉट है, एक सवाल है जो हम भी आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के लिए छोड़े जा रहे हैं कि एक तरफ हमारे जो हेड कोच हैं वो कहते हैं कि ऑल इज वेल, हमारे जो कैप्टन हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास यही बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज थी। तो क्या वाकई ऐसा था? अगर था तो रिजल्ट क्यों नहीं आया?